वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के साइंस को लेकर, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। और चैप्टर 1 में क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसमें हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ रहा था, जिसमें दो रिएक्शन को हमने पढ़ा था, दो टाइप को पढ़ लिया था। पहला क्या था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये दोनों को हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया। जो लोग नहीं देख पाए उसको फिर से प्रीवियस वीडियो में देख लें। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? ए रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। लेस रिएक्टिव एलिमेंट का अगर कोई कंपाउंड है और उसके साल्ट सॉल्यूशन में, लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साल्ट सॉल्यूशन में अगर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डाला जाए तो क्या करेगा? हाई रिएक्टिव एलिमेंट इस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस मतलब उसको हटा के उसके बदले खुद उसका जगह ले लेगा। तो इसको हम लोग कुछ एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में क्या है? Zn+CuSO4। जब हम जिंक ग्रेनुअल्स को, जिंक के टुकड़े को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है? जिंक जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जिंक जो है वह कॉपर के तुलना में, जिंक कॉपर के तुलना में ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसलिए जिंक कॉपर को हटा के उसके जगह पर खुद आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस Cu, यानी कॉपर इसमें सॉल्यूशन से अलग हो जाएगा, सॉल्यूशन में डिस्प्लेस हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट फॉर्म हो जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल है Fe+CuSO4, यानी आयरन जब कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा, यानी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हम आयरन को डालेंगे तो आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट फॉर्म हो जाएगा और कॉपर यहां भी डिस्प्लेस हो जाएगा। तो क्या फॉर्म होगा? FeSO4 प्लस Cu। इसी तरह से एक और एग्जांपल है लेड Pb प्लस CuCl2, कॉपर क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड। तो इसमें फिर लेड जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो बन जाएगा PbCl2 प्लस Cu। यहां पर जो हम देख रहे हैं सब में हमने कॉपर का ये कंपाउंड लिया है। अदर भी कंपाउंड हो सकते हैं, इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखना होगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार हम ये बता सकते हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर एलिमेंट होता है, यानी हाइड्रोजन से ऊपर जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो अपने से नीचे यानी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। तो हम उसके बारे में भी आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर इस एग्जांपल से हम क्या समझेंगे कि कॉपर से ये तीनों एलिमेंट जो है जिंक, आयरन और लेड, ये तीनों एलिमेंट कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए तीनों ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसके साल्ट सॉल्यूशन से। अभी हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जो हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे उसको सही से समझने के लिए, लिखने के लिए ये रिएक्टिविटी सीरीज जानना जरूरी है। ये आगे के चैप्टर में भी मिलेगा, तो हमने इसको इसके साथ भी बता दिया ताकि हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ सकें। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है? इसमें हम एलिमेंट्स को, मेटल्स को उसके जो
रिएक्शन का रेट है उसके आधार पर, रिएक्टिविटी के आधार पर अरेंज करते हैं। तो इसमें जो ऊपर एलिमेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जैसे जैसे एलिमेंट नीचे आते जाता है उसका रिएक्टिविटी कम होते जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है, पोटेशियम, जिसका सिंबल क्या होता है, के। तो शॉर्ट में हम इसको याद रख सकते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, उसके बाद सिल्वर एंड गोल्ड। गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट हो गया और पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हो गया। यहाँ पर जो है वह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, और जो भी एसिड होता है उस एसिड में, हर एक एसिड में ये हाइड्रोजन पाया जाता है। तो हाइड्रोजन से ऊपर जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी एलिमेंट है वही एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकता है। बाकी का नीचे वाले जो एलिमेंट है वो डायरेक्टली एसिड से रिएक्शन नहीं करेंगे और हाइड्रोजन गैस उससे फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इस रिएक्टिविटी सीरीज को देख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, और फिर आगे जो इक्वेशन होगा डिस्प्लेसमेंट, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट का कंपाउंड दिया गया होगा और लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ उसका रिएक्शन दिया गया होगा इक्वेशन के फॉर्म में, और पूछा जाएगा क्या ये रिएक्शन होगा यानी डिस्प्लेसमेंट होगा, तो कहेंगे नहीं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 सॉल्यूशन में आयरन अगर डालते हैं, तो यहाँ पर सीरीज में हम क्या देख रहे हैं कि आयरन जो है जिंक से कम रिएक्टिव है, यानी जिंक सल्फेट का आयरन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, यानी आयरन का सल्फेट फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, जबकि अगर उल्टा हो, अगर आयरन का सल्फेट है FeSO4 है, इसमें अगर हम जिंक मिलाते हैं तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, यानी जिंक सल्फेट ZnSO4 फॉर्म हो जाएगा और आयरन इससे डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इस तरह के रिएक्शन को, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज समझना जरूरी है। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में इसको मेमोराइज कर लीजिए। तो समझ लीजिए, इसको एक बार जरूरी नहीं है कि हम रट ले, इसको हम ऊपर से एक दो एलिमेंट को हम माइंड में बैठाएंगे और फिर ये बीच में जो हाइड्रोजन है इसको दिमाग में बैठाएंगे, एक एक करके हम समझते हुए चलेंगे। ये हमको पता है गोल्ड बहुत कम रिएक्टिव होता है, तो इस तरह से एक दो करके हम, या एक बार में इस सीरीज को एक बार पढ़ लिए फिर बाद में रिपीट किए, रिपीटेशन से आसानी से हम इसको माइंड में बैठा सकते हैं। अभी हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा। अब डिस्प्लेसमेंट को माइंड में बैठाने के लिए हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट मतलब कोई ताकतवर आदमी आया और एक दुबला पतला सा आदमी बैठा हुआ बेंच पर, उसको धकेल कर उसके जगह पे बैठ गया, तो इसका मतलब एक न्यू कंपाउंड बन गया। यहाँ पर हमारे क्लास में जो स्टूडेंट हैं उसमें एक थोड़ा सा गोलू टाइप का है, एक लकड़ी के जैसा पतला है, तो उसमें अब उसका ताकत जो कमजोर है उसको वो जो ताकतवर आदमी है आसानी से उसको धकेल के उसके जगह पर अपना स्थान बना सकता है। तो इस तरह का जो रिएक्शन हुआ, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके जगह से धकेल के हटा देता है और खुद उसके जगह पर आके बैठ जाता है, यानी न्यू कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। यह हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन अब हमें पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या है कि वो जो गोलू है उसके जैसा ही एक और आ गया, तो अब क्या करेगा, अगर वो उधर से एक साइड से उसको धक्का मारा तो वो आगे दूसरे साइड से बैठ गया। यानी यहाँ जो एक एग्जांपल हमने लिया है इसमें सोडियम सल्फेट है, यहाँ सोडियम तो ज्यादा रिएक्टिव है बेरियम से, लेकिन यहाँ जैसे ही सोडियम ने
इसको बेरियम को यहाँ से डिस्प्लेस किया, तो ये बेरियम क्या है, कूद के आया और इसके साथ मिल गया। तो यहाँ पर दोनों दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस कर रहा है, तो बेरियम जो सोडियम का आयन है, सोडियम के साथ जो आयन है उसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो इसलिए इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कंपाउंड जो है अपना आयन का एक्सचेंज करते हैं उसको क्या कहा जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पर सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म होगा, इसमें सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड तो फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर ये सल्फेट आयन और बेरियम आयन ये दोनों बचा हुआ रह गया, ये निगेटिव है, इस पर 2 निगेटिव चार्ज होता है और इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। ये दोनों तो अकेला रहेगा नहीं, ये दोनों भी आपस में जुड़ के एक कंपाउंड बना लेता है और वह कंपाउंड क्या होता है, बेरियम सल्फेट BaSO4। तो इस तरह से देख रहे हैं कि दोनों जो सोडियम और बेरियम दोनों अपने आयन का एक्सचेंज कर लेते हैं, तो इस तरह का जो रिएक्शन होगा इसको हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयन एक्सचेंज हो जाता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी जो हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है, इसी के अंदर एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आता है। तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसको एग्जांपल से भी देखेंगे। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। इसका डेफिनेशन कई तरह से कई बुक में कई टीचर्स अलग अलग ढंग से लिखाएंगे, लेकिन हमने बहुत ही सिंपल डेफिनेशन रखा है। इस नाम से ही हम डेफिनेशन बना सकते हैं। The reaction in which precipitate is formed is called precipitation reaction. अब यहाँ पर बात आई कि ये प्रेसिपिटेट होता क्या है, ठीक है, इसको भी हम समझ लेते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है, ए सब्सटेंस व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, इज फॉर्म ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान ऐसा सब्सटेंस फॉर्म होना जो वाटर में इनसॉल्युबल हो, यानी जो हम रिएक्शन करा रहे हैं सॉल्यूशन का, उस सॉल्यूशन में वह डिसॉल्व नहीं होकर उस सॉल्यूशन में नीचे उसे जिस कंटेनर में हम रिएक्शन करा रहे हैं उसमें नीचे में अगर कोई सब्सटेंस बैठ जाता है डिसॉल्व होने के बदले, वाटर तो ऊपर तक है लेकिन वो सब्सटेंस नीचे अगर केंद्री में बैठ जाता है तो यही क्या कहलाएगा, प्रेसिपिटेट। यही जो सब्सटेंस नीचे बैठ गया है यही हो गया प्रेसिपिटेट। तो किसी केमिकल रिएक्शन में ऐसा सब्सटेंस फॉर्म होना जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, यानी जो सॉल्यूशन है उसमें डिसॉल्व नहीं होके उसमें नीचे बैठ जाता है, उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अभी हमने जो डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल लिया था उसी में देखते हैं कि कैसे प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो हमने अभी एक एग्जांपल पढ़ा था, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड। तो इसमें जो रिएक्शन होता है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का, तो इसमें कंपाउंड क्या फॉर्म होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4, ठीक है। इसको अगर हम बैलेंस करना चाहेंगे तो क्या होगा, इधर हम 2 लगा देंगे क्योंकि सोडियम इधर भी 2 है और क्लोरीन 2 है, यहाँ 2 लगाने से Na और Cl दोनों 2 हो गया, SO4 और Ba इसमें आ गया BaSO4। तो इस तरह से इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। अभी लेकिन हमको समझना क्या है, प्रेसिपिटेशन। तो ये जो BaSO4 है, जब हम ये रिएक्शन कराते हैं
सोडियम सल्फेट का बेरियम क्लोराइड के साथ, तो बेरियम सल्फेट जो फॉर्म होता है वह सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होके नीचे बैठ जाता है और यही क्या हो गया, प्रेसिपिटेट। शॉर्ट में इसको हम पीपीटी बोलते हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाता है। तो इस तरह का ये रिएक्शन जो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहलाएगा और इसमें बेरियम सल्फेट क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी आ जाता है। तो इस तरह से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, समझते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड। नाम से ये सब स्पष्ट है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, ठीक है, ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड। और इसके साथ ही क्या होगा, हाइड्रोजन इज रिमूव। या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है। दोनों जो रिएक्शन होगा, दोनों टाइप का रिएक्शन, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। इसमें एक एग्जांपल दिया गया है H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस O2, H2S प्लस O2 गिव सल्फर एंड H2O, H प्लस H2O वाटर। इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इससे सल्फर से ये हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो इसका मतलब सल्फर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, इससे हाइड्रोजन का रिमूव होना, और इसमें H2 में O जुड़ रहा, ये H2 से बन गया H2S से H2O हो गया, ठीक है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड से H2O बना, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि सल्फर में क्या हो रहा है, सल्फर से हाइड्रोजन हट रहा है, यानी सल्फर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि H2S से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना दोनों क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का तो ढेर सारा एग्जांपल मिल जाएगा। जैसे हम अगर कार्बन में ऑक्सीजन ऐड करते हैं, यानी कार्बन को जब हम बर्न करते हैं तो CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां भी क्या हो गया, कार्बन का ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना, ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके विपरीत रिडक्शन क्या होगा, ए रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें हम ये एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे H2O है, H2O को अगर हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है, H2 और O2 में बदल जाता है। तो H2O से O का रिमूव होना, हाइड्रोजन का H2O से ऑक्सीजन का रिमूव होना, तो इसमें हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, रिडक्शन, ठीक है। और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन। और हाइड्रोजन के केस में अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन। अब इसको हम आयंस के फॉर्म में अगर देखना चाहेंगे, यानी ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि आगे के क्लास में पढ़ेंगे, अभी पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा मैं हिंट कर दे रहा हूँ कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर, ये बहुत ही सिंपल है, अगर आगे की क्लास में पढ़ते हैं तो इस कंसेप्ट से ऑक्सीडेशन रिडक्शन फाइंड आउट करना किसी भी इक्वेशन में बहुत इजी हो जाता है।
कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना उसको हम रिडक्शन कहेंगे। अब ये पता कैसे करेंगे, तो जो आयन फॉर्म होता है उस पर जो चार्ज डेवलप होता है उसके आधार पर, और बहुत सारे तरीके हैं जो आगे के क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर हम गौर करें तो हाइड्रोजन पर क्या है प्लस चार्ज और ऑक्सीजन पर -2 चार्ज, लेकिन जब ये रिमूव हो जाता है, ब्रेक होता है, तो इस पर क्या हो जाता है 0 और इस पर भी 0। यहाँ देख रहे हैं कि +1 से 0 हो रहा है यानी रिड्यूस हो रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया रिडक्शन। लेकिन ऑक्सीजन -2 से 0 हो रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम किसी इक्वेशन में, किसी रिएक्शन में अगर गौर करेंगे तो लगेगा मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ अधिकांश केसेस में मिलेगा। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है तब उसी को हम क्या कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स वर्ड कैसे बना, तो रिडक्शन का RED, ये फर्स्ट में इनिशियली लग गया RED, और ऑक्सीडेशन का OX, ये दोनों मिलके क्या हो गया रिडॉक्स। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन का RED, ऑक्सीडेशन का OX, तो क्या हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है CuO + H2O। कॉपर का ऑक्साइड का हम जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो इससे कॉपर अलग हो जाता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो CuO में क्या हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, CuO से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है यानी कॉपर का क्या हो गया रिडक्शन, और ये H2 में ऑक्सीजन जुट गया यानी H2O में H2 से H2O फॉर्म हो गया, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया ऑक्सीडेशन। यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ और कॉपर का रिडक्शन हुआ, तो दोनों साथ साथ हो रहा है, तो इसलिए दोनों मिलके क्या हो गया रिडॉक्स रिएक्शन, यानी ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। तो इस तरह से जो साइंस में, केमिस्ट्री में, किसी भी सब्जेक्ट में साइंस में अगर हम ध्यान देते हुए पढ़ते हैं तो डिफिनीशन, ये एग्जांपल देना, ये सब डिफिनीशन खासकर बहुत ही आसान हो जाएगा कि उसके नेम में ही उसका डिफिनीशन छुपा हुआ रहता है। तो अगर समझते हुए चलेंगे तो केमिस्ट्री आसान हो जाएगा। जो हम फिल्म में एक डायलॉग है केमिकल लोचा होना, यानी दिमाग जो है वह हौच-पौच हो जाता है तो केमिस्ट्री को सुनते ही, बहुत सारे केमिकल्स का नाम सुनते ही, लेकिन अगर उसको हम समझते हुए चलेंगे तो ये लोचा नहीं होगा, यानी केमिस्ट्री हम आसानी से समझ पाएंगे। तो इस तरह से अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ पढ़ने जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन जो हमने पढ़ा है उसका एवरीडे लाइफ में क्या इफेक्ट होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो है वो कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच मेटल इज ईटन अप बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। एटमॉस्फेयर में जो एयर, वाटर और केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसके कारण जो मेटल है वो मेटल धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, तो ईटन अप बाय रिएक्शन, मतलब एयर, वाटर और केमिकल के रिएक्शन से मेटल का कमजोर हो जाना, उस पर लेयर फॉर्म होना और धीरे धीरे वो उससे डिटैच हो जाता है जिससे मेटल धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं कोरोजन। ठीक है, कोरोजन क्या है, इस प्रोसेस में, कोरोजन में
एयर, वाटर और अदर केमिकल सब्सटेंस से मेटल रिएक्ट कर लेता है और धीरे धीरे वह कमजोर हो जाता है, तो इसको हम कोरोजन कहते हैं। ठीक है, कोरोजन में एक स्पेशल केस हो गया आयरन के केस में। कि आयरन क्या होता है, आयरन जब जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन और मॉइस्चर होता है उससे रिएक्ट कर लेता है और रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म करता है, फिर वाटर के संपर्क में आने से हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। तो यह आयरन के ऊपर एक रेडिश ब्राउन लेयर चढ़ जाता है। ठीक है, आयरन के ऊपर एक रेडिश ब्राउन लेयर आ जाता है, जो हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो आयरन का ऑब्जेक्ट होता है, लोहे का जैसे खिड़की हो गया, गेट हो गया, कोई भी सामान छड़ होता है, इस सब को कुछ दिन तक के लिए अगर हम हवा में छोड़ देते हैं तो कुछ ही समय में उस पर एक लेयर बनने लगता है रेडिश ब्राउन कलर का, वही क्या है, रस्टिंग। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या हो गया, the phenomena of formation of reddish brown layer on iron is called rusting। आयरन के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का लेयर फॉर्म हो जाना यह रस्टिंग कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो ओवरऑल इक्वेशन बन के आएगा Fe+O2 + H2O FeOH होल थ्राइस, इसको फिर हम बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले ये जो ऑक्साइड फॉर्म होता है, फिर वाटर के संपर्क में आते हैं, हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाता है, तो यह हो गया रस्टिंग। अब ये रस्टिंग हार्मफुल क्यों है कि जब आयरन पर रस्ट फॉर्म होता है तो उसके बाद वो आयरन से डिटैच हो जाता है और फिर से न्यू लेयर एक्सपोज हो जाता है और उस लेयर में फिर आयरन का रस्टिंग होता है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलते रहता है और कुछ समय में आयरन का जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा डैमेज हो जाता है, पूरा खराब हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो इसलिए ये रस्टिंग को, कोरोजन को स्टॉप करना जरूरी है, प्रिवेंशन इसका जरूरी है। तो प्रिवेंशन के मेथड क्या क्या हो सकते हैं, तो पहला तरीका है पेंटिंग। आयरन के ऊपर अगर हम या किसी मेटल के ऊपर पेंट कर देते हैं तो उसका कोरोजन रुक जाएगा, आयरन का रस्टिंग रुक जाएगा। ऐसा क्यों होगा कि पेंट जो है उस मेटल और एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के बीच एक लेयर फॉर्म कर देगा, यानी एटमॉस्फेयर में जो एयर, मॉइस्चर ये सब है उससे उसका संपर्क हट जाएगा, तो उसका कोरोजन या आयरन का रस्टिंग स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। उसके बाद है ऑयलिंग। ऑयलिंग क्या हो गया, मेटल के ऊपर ऑयल का लेयर चढ़ा देगा, जो कि डिफरेंट टाइप का मशीन जो होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। हम मोबिल यूज करते हैं और ग्रीस ये सब यूज करते हैं। तो ऑयल अगर हम देते हैं तो ऑयल का लेयर अगर मेटल के ऊपर आ जाता है तो फिर वही काम करेगा कि मेटल और जो एटमॉस्फेयर है उसके बीच एक लेयर आ जाएगा, तो डायरेक्ट उसका कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, फिर यानी रस्टिंग या कोरोजन का जो है प्रिवेंशन हो जाएगा, यानी उससे हम बच सकते हैं। तो ऑयलिंग करके, ग्रीसिंग करके, ग्रीस भी वही काम करता है। ग्रीस जो हम यूज करते हैं तो एक लेयर फॉर्म होता है जिससे मेटल का खासकर जो मशीन का पार्ट होता है आयरन का बना होता है तो उसमें रस्टिंग नहीं हो पाता है, ग्रीसिंग करने से रस्टिंग रुक जाता है। उसके बाद एक प्रोसेस है गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग क्या है, जिंक का एक कोटिंग करना। जिंक वैसे तो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन जैसे जिंक का ऑक्साइड फॉर्म होता है तो वह उसके ऊपर चिपक जाता है। अगर जिंक के ऊपर एक जिंक ऑक्साइड का अगर लेयर फॉर्म होता है तो डिटैच नहीं होकर उसी से अटैच रहता है, तो एक लेयर फॉर्म हो जाता है जो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है। तो अगर आयरन के ऊपर अगर हम जिंक का कोटिंग कर देते हैं तो कुछ समय के बाद जिंक का ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है जो एक लेयर बन जाता है और फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है। तो इस तरह से आयरन या स्टील के ऊपर हम जिंक का लेयर चढ़ाकर उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं रस्टिंग से। तो इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजिंग कहा जाता है। उसके बाद है क्रोम प्लेटिंग। क्रोमियम का हम लेयर चढ़ा देते हैं किसी आयरन या अदर ऑब्जेक्ट के ऊपर, स्टील के ऊपर क्रोमियम का अगर हम लेयर चढ़ा देते हैं तो उसका
जो रस्टिंग है, कोरोजन है, वह रुक जाता है। तो क्रोम प्लेटिंग भी एक तरीका हो गया जिससे हम इसको रस्टिंग को, कोरोजन को रोक सकते हैं। अगला तरीका है एलॉय फॉर्मेशन। बहुत सारे एलिमेंट्स को, मेटल्स को एक साथ अगर हम मिक्स कर देते हैं तो उससे उसका ड्यूरेबिलिटी जो है वह बढ़ जाता है। यानी उसमें जो है एलॉय फॉर्मेशन करके भी हम उसको रस्टिंग से, कोरोजन से बचा सकते हैं। उसके बाद एक टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। ऐसा सब्सटेंस जिसमें फैट और ऑयल होता है, उसके ऑक्सीडेशन से वह उसमें एक स्मेल और बैड टेस्ट प्रोड्यूस हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन से इसमें फैट्स और ऑयल जिस फूड मटेरियल में होता है उसमें बैड टेस्ट और स्मेल आने लगता है, तो इसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो फैट्स और ऑयल्स का रेंसिड होना क्या कहलाता है? रेंसिडिटी। इसको हम रोक सकते हैं। इसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है? तो पैकेजिंग करके, एयर टाइट अगर पैकेजिंग करते हैं, टाइट कंटेनर में अगर हम फूड मटेरियल को पैक करते हैं तो उसका एयर से कांटेक्ट हट जाएगा, तो वह रेंसिड नहीं होगा। दूसरा तरीका है कि जो जैसे वेफर्स जो होते हैं, चिप्स जो होता है, उसमें एयर के बदले अगर हम नाइट्रोजन गैस दे देते हैं तो वह फिर फर्दर रिएक्शन नहीं होने देता है, तो वहां पर रेंसिडिटी नहीं होता है। इस तरह से हम रेंसिडिटी को स्टॉप कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। इस तरह से यह चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। आप लोगों को इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसमें जो प्रॉब्लम आता है उसको आप कमेंट में मेंशन कीजिए। उस प्रॉब्लम को मैं हर संभव सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।